गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हें साना साना हाथ जोड़ ये यात्रा वृत्तांत जिसका सारांश मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको तुम्हें बताने जा रही हूँ। मधु काकरिया जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है उसके बारे में मैं तुम्हें पहले प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ और उम्मीद है तुमने इसे सुना भी होगा और कॉपी पर लिखा भी होगा। आज उससे संबंधित प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। तो चैप्टर में आप जहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं वहाँ पहुँचिए। पाठ में जो पहला प्रश्न है वो है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। बच्चों, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को ऐसे लग रहा था जैसे आसमान को किसी ने उलट दिया हो और सारे तारे बिखर करके नीचे टिमटिमा रहे हों। पहाड़ों की ढलाई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर सी बना रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा मानो सब कुछ एक ही जगह रुक गया हो। दूसरा क्वेश्चन है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि पर्वती यानी पर्वतों पर रहने वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और गंतोक में रहने वाले लोगों ने बहुत मेहनत करके इस शहर को बहुत सुंदर बना दिया है। अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वे बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। इसीलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। थर्ड है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। जितेन नार्गे जो इनका गाइड था उसने लेखिका को बताया था कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 यानी 108 पताकाएं वहाँ लगाई जाती हैं और जिन्हें उतारा नहीं जाता है। धीरे धीरे ये पताकाएं मौसम के अनुरूप हवा पानी बरसता है उसमें ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं। किसी शुभ कार्य के लिए रंगीन पताकाएं यानी झंडे लगाए जाते हैं, लेकिन जब कोई बौद्ध की मृत्यु होती है तो वहाँ पर सफ़ेद रंग के झंडे वो भी 108 लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। जितेन ने बताया था कि ये बहुत ही सुंदर स्थान है, कहीं ऊंचे हिम शिखर हैं तो कहीं सुंदर सुंदर फूल हैं। गंतोक से यूम भाग 149 किलोमीटर है। पूरा रास्ता प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और आपको जैसे बताया अभी पहले वाले क्वेश्चन में, आप उसको भी लिख सकते हैं कि जब कोई बौद्ध यहाँ पे मरता है तो उसके लिए 108 सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं, उनको उतारा नहीं जाता। कोई अच्छा काम होता, शुभ काम होता है तो रंगीन झंडे लगाए जाते हैं। और ये स्थान मेहनत कश बादशाहों का शहर आपने पढ़ा था तो मेहनती लोगों का ये स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो प्रेयर व्हील को घुमाते रहते हैं। उनका यह मानना है कि ऐसे करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो लेखिका को ऐसा लगा कि भारत की आत्मा तो एक ही जैसी है। हम देश के किसी भी कोने में जाएं, कितनी ही वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति हो जाए, लेकिन हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा अंधविश्वास, पाप पुण्य को मानना, ये सब बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इनको मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका
सार तत्व एक ही है। जैसे वो प्रेयर व्हील को घुमाते हैं कि सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे मंदिर में जाने वाले मंदिर में जाते हैं, माला जपने वाले माला जपते हैं। सबका एम एक ही है कि पाप धुल जाएंगे, लेकिन उनको मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए उसने कहा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी ही है। नेक्स्ट है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। बच्चों, लेखिका के साथ उनकी यात्रा में जो गाइड था उसी का नाम है जितेन नार्गे। वो एक अच्छा ड्राइवर भी था। उसने लेखिका को सिक्किम की यात्रा करवाई, हर स्थान के बारे में सही जानकारी दी। और गाइड में ये सब बातें होनी चाहिए, तभी तो लोगों को समझा पाएगा। उसे हंसमुख होना चाहिए, उसे उन स्थानों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वो लोगों को दिखाने जा रहा है। उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ जिन लोगों के साथ जा रहा घुलने मिलने वाला हो। तो जितेन नार्गे के बारे में जब हम इस पाठ में पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो सारे गुण जो एक अच्छे गाइड में होने चाहिए जितेन नार्गे में थे। नेक्स्ट है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका यात्रा के दौरान हिमालय की सुंदरता की कल्पना लोक में खो गई। उसकी जीप जब ऊपर जा रही थी तो कभी वो हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखती, कभी एकदम सफ़ेद जल वाले झरनों के संगीत को सुनती, कभी रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए वादियों को देखती। उसे हिमालय कहीं हरा दिखाई देता तो कहीं पीला दिखाई देता तो कहीं पत्थरों से भरा हुआ दिखाई देता। रात के समय हिमालय को देख के उसे ऐसा लग रहा था कि अंधकार में हिमालय ने काला कंबल ओढ़ रखा हो। तो विभिन्न प्रकार के दृश्य हिमालय को देख करके उसके मन में प्रकट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के उस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। उस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखिका स्वयं को एक ऋषि के समान शांत मौन रहकर उन सारी सुंदरता को अपने में समेट लेना चाहती थी। वहाँ जो नदी बहती थी उसका नाम था तिस्ता। तो तिस्ता नदी को देख करके वो बहुत खुश हो रही थी। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल उसने देखा तो उसे ऐसा लगा कि आदिम युग की कोई ऐसी राजकुमारी जिसे अभिशाप मिला हुआ हो, वो बड़े बड़े पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुन रही हो। तो इन सब सुंदर दृश्यों को देख करके लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो भगवान के बहुत निकट पहुंच गई हो। नेक्स्ट है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। झकझोर जाना उसे परेशान कर गए। लेखिका जो पर्वतीय स्थान की सुंदरता को देखने के लिए गई हुई थी, जहाँ वो प्राकृतिक सुंदरता को देख के खुश हो रही थी, वही पर्वतीय स्थानों से जुड़ी हुई जो कठिनाइयाँ जो परेशानियाँ थी उनको देखकर उसको बहुत परेशानी भी हुई। उसके हृदय को झकझोर दिया उन दृश्यों ने। उन दृश्यों में एक तो था कि स्त्रियां कुदाल और हथौड़े लेकर के पहाड़ को काटने का काम कर रही थी। कई स्त्रियां तो ऐसी थी कि उनकी पीठ की टोकरी में उनके बच्चे बंधे हुए थे। तो कठिन परिश्रम करती हुई इन स्त्रियों को देखकर लेखिका नतमस्तक हो गई। हेयर पिन बेंड के ठीक पहले उसने देखा कि 7-8 साल के बहुत सारे बच्चे पहाड़ी स्कूल से लौट रहे हैं। ये बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, शाम के समय अपनी माँ के साथ पशु चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं। औरतें भी जानवरों को चराने के लिए जाती हैं, सिर पर लकड़ी का भारी भरकम गट्ठर रखती हैं। चाय के बागानों में स्त्रियां पत्तियां तोड़ रही हैं। तो इस तरह से काम में डूबी हुई स्त्रियों को देखकर, घर और परिवार तथा बाहर भी काम करने वाली स्त्रियों को देखकर, उनके श्रम को देखकर, बच्चों के परिश्रम को देखकर लेखिका का जो मन था वो बहुत ही प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने के लिए किन किन लोगों का योगदान होता है। बहुत से लोगों का बच्चों होता है। सबसे पहला तो सरकारी तंत्र है,
पर्यटन विभाग बनाते हैं, व्यवस्थाएं वहाँ रखते हैं। ट्रैवल एजेंसियां हैं जो लोगों को घुमाने के लिए पैकेज बनाती हैं, उनके खाने पीने रहने आने जाने का पूरा इंतज़ाम करती हैं। और साथ ही साथ वहाँ के जो गाइड हैं, वहाँ के वाहन चालक हैं, दुकानदार हैं, इन सब का योगदान रहता है। तभी जितने भी यात्री आते हैं वो अपने सफ़र का आनंद उठा पाते हैं। अगर ये सब व्यवस्थाएं ना हो तो इन पर्वतीय स्थानों पर जाना रहना आसान नहीं है बच्चों। तो सरकार भी, ट्रैवल एजेंसियां भी, वहाँ के लोग, गाइड, दुकानदार सब जो है इसमें अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट है, कितना कम देकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। लेखिका ने देखा कि आदिवासी औरतें सड़कों को चौड़ा करने का जो मेहनत से भरा हुआ काम है वो कर रही हैं, पत्थर तोड़ रही हैं। जरा से भी चूक हो तो उनकी जान जा सकती है, लेकिन ये जितना भी परिश्रम उनसे मिलता है उससे कहीं ज़्यादा काम ये करती हैं। और काम भी कैसा, जोखिम से, कठिनाई से भरा हुआ। ठीक उसी प्रकार से हमारे मजदूर हमारे किसान जो खेतों में काम करते हैं, परिश्रम के काम करते हैं, कई बार तो उन्हें मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती, लेकिन इनका काम जिंदगी भर लोगों की सुविधाओं के लिए होता है। ये पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपना ये काम करना बंद कर दें तो पर्यटन विभाग तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि योजनाएं बन सकती है, कार्य करने के लिए तो मनुष्य की आवश्यकता है, और ये लोग अगर सहायता न दें तो कोई भी विभाग बन ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारी जो देश की आम जनता है अपने जीवन की व्यवस्थाओं के कारण बहुत कम लेकर समाज को बहुत कुछ ये वापस दे देते हैं। नेक्स्ट है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। पर्वतीय स्थलों की दर्शनीयता कम होती जा रही है, क्योंकि जो पर्यटक वहाँ जाते हैं गंदगी फैलाते हैं, पॉलीथीन बैग लेके जाते हैं, जो वहाँ के वातावरण को, संतुलन को बिगाड़ रहा है। वाहनों की अधिकता हो गई है, प्रदूषण बढ़ गया है, सड़कें चौड़ी करने के कारण पेड़ों को, पहाड़ों को काटा गया है, नष्ट किया गया है। तो ये सब देखा जाए तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही है। ये प्राकृतिक सुंदरता हमें वरदान में मिली हुई है, इसको संभालना, प्रदूषण रहित रखना, पानी साफ सुथरा रखना, पेड़ों को लगाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं। लेखिका जब घूमने जा रही थी तो उसके गाइड ने बताया था कि प्रदूषण के कारण यहाँ पे अब बर्फ कम गिरती है। प्रदूषण के कारण जो है, अभी आप देखिए, खुद देखते होंगे कि सवेरे जो है स्मॉग छाया रहता है, जो फॉग से कहीं ज़्यादा लोगों के लिए खतरनाक है। तो मौसम में बदलाव, सर्दी का कम होना, गर्मी का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, नदियों में पानी का स्तर कम होना, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ जाना, वायु प्रदूषण, ये सब अनेक कारण हैं जिनसे अनेक रोगों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। नेक्स्ट है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पत्र में अपनी राय बताइए। कटाव को हमारे देश का स्विट्जरलैंड कहा गया है। यह अपनी सुंदरता, स्वच्छता, दर्शनीयता के कारण बहुत ही विख्यात है। वहाँ दुकानें नहीं हैं, तो दुकान ना होने के कारण ही सुंदरता बनी हुई है। पर्यटकों की कमी है, संख्या सीमित है, वहाँ की वायु, वहाँ का पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रकृति ने बड़ी सुंदरता से जल संचय की व्यवस्था की है। जाड़े के समय पर्वतों के शिखरों पर बर्फ पिघलती है, वही बर्फ पिघल करके पानी के रूप में नदियों में बहती है। खेतों की सिंचाई के काम इसी से पूरे किए जाते हैं।
ये नदियाँ सागर में मिल जाती हैं। सागर से वही जल भाप बनकर आसमान में जाकर बादल रूप लेकर के वर्षा के रूप में फिर धरती पे बरस पड़ता है। तो प्रकृति ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। नेक्स्ट है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमा पर जो फौजी बैठे हैं बच्चों, वो बहुत प्रकार की तकलीफ़ों को सहते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, ये सब वो सहते रहते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। अभी आपने देखा था कि मोदी जी ने कहा था कि जब भी कोई सैनिक दिखाई दे तो जय हिंद कहें। हम उसे देना चाहिए सम्मान, तो हम दे ही सकते हैं क्योंकि हम उतने मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं, हम आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनके परिवारों के प्रति हम आत्मीयता का संबंध रखें, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये सब देना समाज का हमारा उत्तरदायित्व है। क्योंकि वो तो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं देश की रक्षा के लिए, तो उनके प्रति भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व जरूर होना चाहिए। बच्चों, पाठ से संबंधित सारे प्रश्न मैं तुम्हें बता दिए हैं, उन्हें तुम अपनी कॉपी पर लिखना। ओके बच्चों, थैंक यू।